Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Okay, good morning. So this is determinants part 2. Yesterday we covered determinants part 1. और अभी हमको करना है determinants part 2. Part 2 बोले तो जो शीट है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसका पार्ट 2. ऐसा नहीं कि रूल्स का पार्ट 2. अब रूल्स को इसमें जो नए आएंगे वो तो बताएंगे, और जो कल वाले हैं उनको नहीं बताएंगे. यू आर सपोज टू लर्न दोस रूल्स, और उसमें से अब डायरेक्ट आप बताएंगे उसका आंसर क्या होगा, कॉमन एरर क्या होगा. ओके, स्टार्ट करें. सो यस्टरडे वी कवर्ड क्वेश्चन नंबर 27 अप टू क्वेश्चन नंबर 27, एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 28. ठीक है, चलो. तो सेंटेंस इज, he is a sensible man and so he broke the tie giving little thought to it. उसने, वो एक सेंसिबल आदमी है. सेंसिबल आदमी मतलब क्या होता है कि सोच विचार करके काम करने वाला आदमी सेंसिबल आदमी होता है. सेंसलेस जो मतलब बिना सोचे समझे. इसीलिए उसने उस टाई को तोड़ दिया. टाइल है यहाँ पे, टाइल शायद गलत लिखा हुआ है ना. उसने उस टाइल को तोड़ दिया, गिविंग लिटिल थॉट टू इट. लिटिल मतलब थोड़ा, थॉट मतलब विचार, थोड़ा विचार करते हुए उसने उसको तोड़ दिया. अब यहाँ पे आता है जिसका इंतजार आप कर रहे हैं. ठीक है ना, कल से कर रहे हैं, नहीं कर रहे, रहने दो फिर. बोलो, कर रहे हो. लिटिल, ए लिटिल, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल. है आपके कोर्स में ये किसी के कोर्स से जा ही नहीं सकता, ये तो रहेगा ही रहेगा. और दूसरा फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू. आता है आपको सिलेक्शन करना इनमें से, कैसे करते हैं? किसी ने सिखाया नहीं? आपने पूछा नहीं? ये डिटर्मिनर्स होते हैं, कभी इनका सिलेक्शन नहीं किया अभी तक. क्लास 9th में भी आते हैं, क्लास 9th में भी आते हैं. तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये 6 डिटर्मिनर्स में से वो सिलेक्शन करवाता है. इसका पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बनता है, उसमें 6 डिटर्मिनर्स में से सिलेक्शन करना और किसी से नहीं करना, और बाकी सबसे नहीं करना. लाइक आर्टिकल्स का आप अपना एक क्वेश्चन बनेगा, उसमें बाकी डिटर्मिनर्स नहीं डालने. तो वैसे इन 6 डिटर्मिनर्स का अपना, इनको बोलते हैं क्वांटिफायर्स. क्या बोलते हैं इनको? तो वो ऐसे भी कर सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट क्वांटिफायर. क्वांटिफायर्स, ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट क्वांटिफायर. अप्रोप्रिएट क्वांटिफायर भर के इसको ब्लैंक को भरो, ऐसे वो कह सकता है. समझ आया? अब सुनो, तो स्टार्ट करें. इनकी गणित है, ये इंग्लिश, लेकिन इनकी गणित है, मतलब इनके रूल्स है ना. तो रूल्स लिखना चाहो तो लिख लेना. देखो, सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको सीरीज सेलेक्ट करनी है. क्या सेलेक्ट करनी है? सीरीज. मैं आपको बता चुका हूं कि लिटिल वाली सीरीज कब चलती है और फ्यू वाली सीरीज कब चलती है, ये मैं आपको कल ही बता चुका हूं. लिटिल वाली सीरीज चलती है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, बोलो. और फ्यू वाली सीरीज चलती है काउंटेबल, और काउंटेबल में भी प्लूरल के लिए, काउंटेबल में भी प्लूरल के लिए. तो पहले तो सीरीज डिसीजन होगा, भाई वो सीरीज या ये सीरीज. अब सीरीज डिसीजन हो गया, ये मैं कल बता चुका हूं. ठीक है. अच्छा, फिर ये कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं. लाइक लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस एंड सुपरलेटिव लीस्ट, और फ्यू की फ्यूअर, फ्यूएस्ट. तो डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस हम कल कर चुके हैं. इन दोनों में से सिलेक्शन के क्वेश्चन कर चुके हैं. बस अब आज ये सीखना है कि ये ए और द कब लगता है सर. इनके आगे ए और द कब तो लगता है, कब नहीं लगता है, इनका मीनिंग क्या होता है. तो ध्यान से सुनिएगा. नहीं, कंपैरेटिव सुपरलेटिव केवल लिटिल और फ्यू की होगी. ए लिटिल और ए फ्यू और द लिटिल द फ्यू की नहीं होगी. अभी इनका सिलेक्शन करना सीखो, आप समझ जाओगे. ठीक है, चलो. हाँ जी, सुनिए. सबसे पहले तो आप ये देखें कि लिटिल, ए लिटिल और फ्यू, ए फ्यू में क्या डिफरेंस है, और फिर द का बता रहा हूं लास्ट में. तो सीरीज सिलेक्शन तो आ गया. अब आप ये सोचे कि ए कब लगता है और कब नहीं लगता है. ए कब लगता है और कब नहीं लगता है. देखो, आपने एक बहुत ही प्रचलित कहावत सुनी होगी, जब गिलास आधा भरा हुआ होता है तो आधे लोग तो कहते हैं ये आधा भरा गिलास है, और आधे लोग कहते हैं ये आधा खाली गिलास है. सुनिए, तो हर एक चीज को देखने के दो पहलू होते हैं. अगर आपकी अप्रोच उसमें पॉजिटिव दिखाई दे तब आपको ए लगाना है, और अगर उसके अंदर अप्रोच निगेटिव दिखाई दे तब आपको ए नहीं लगाना है. ठीक है.
लिटिल ए लिटिल, फ्यू ए फ्यू, चारों का मतलब होता है थोड़ा, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर सा लगा दो, थोड़ा सा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मेरे पास मेरे पास ये थोड़ा पैसा है, मेरे पास ये थोड़ा पैसा है ना, तो मैं इसको कैसे दो तरीके से कह सकता हूं, मेरे पास थोड़ा ही पैसा है, और मैं ऐसे भी कह सकता हूं मेरे पास थोड़ा पैसा है, यानी कि थोड़ा तो है, औरों के पास तो इतना भी नहीं होता। थोड़ा सा पैसा में तो निगेटिव अप्रोच आ रही है, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, ये तो निगेटिव अप्रोच आ रही है कि थोड़ा सा ही है, औरों के पास ज्यादा है। और मैं ऐसे कहूं मेरे पास थोड़ा पैसा तो है, तो इसमें क्या अप्रोच आ रही है कि मेरे पास थोड़ा तो है, औरों में तो, औरों को तो इतना पैसा आज भी उतना ही है, 1 रुपया भी कम ना ज्यादा, पर अप्रोच बदल गई। तो जब मैं सेंटेंस की अप्रोच पकड़नी पड़ेगी, वही डिसाइड करेगा ए लगेगा या नहीं लगेगा। आप उसको पॉजिटिव सेंस में ले रहे हो या नेगेटिव सेंस में ले रहे हो। जब पॉजिटिव सेंस में लेंगे तब तो आएगा ए, जब नेगेटिव सेंस में लेंगे तब ए नहीं आएगा। तो ए कब लगेगा और नहीं लगेगा, इसका डिफरेंस समझ में आया। अब द का सुना, अब द का तो वही रूल है जो पहले चल रहा था, अगर इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी ना, तो जैसे मैंने कहा कि मैं एक सिंपल बोल के छोड़ दूं, मेरे पास थोड़ा पैसा है, और मैं उस थोड़े पैसे की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं, मेरे पास वो थोड़ा पैसा है जो मुझे रुद्र ने दिया है, मेरे पास वो थोड़ा पैसा है जो मुझे रुद्र ने दिया है। तो अब वो थोड़े पैसे की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, तो पोस्ट मॉडिफायर लग गया, अब द लिटिल लग जाएगा। तो द के रूल्स बिल्कुल सेम है जैसे पहले चलते हुए आ रहे थे, कि अगर उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाए तो द लगेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अब या तो लिटिल लगेगा या ए लिटिल लगेगा। अब फिर अप्रोच पकड़ो, लिटिल ए लिटिल। देखो आपको ये सोचना है, आपको पहला सिलेक्शन क्या करना है, सीरीज। सिलेक्शन नंबर 1, सिलेक्शन नंबर 2 में आपको ये देखना है, देखो इधर स्क्रीन पे, कि ये दोनों आ सकते हैं या द लिटिल आ सकता है। तो अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो द लिटिल आएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये दोनों में से कोई एक आएगा। ये हो गया सिलेक्शन नंबर 2। फिर सिलेक्शन नंबर 3 में ये देखना है कि इन दोनों में से कौन आएगा, तो फिर उसमें अप्रोच, उसमें अप्रोच पॉजिटिव अप्रोच या नेगेटिव अप्रोच फिल्टर करना आ गया बेटा। आगे पीछे कुछ सेंटेंस देगा बेटा, तभी अप्रोच का पता चलेगा। जैसे मैं कह दूं मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, तो ये नेगेटिव अप्रोच है, लेकिन मैं कहूं मेरे पास थोड़ा तो पैसा है और के पास तो इतना भी नहीं होता, अब है पॉजिटिव अप्रोच। आगे पीछे सेंटेंस लगा के देगा ताकि अप्रोच का पता चले। ठीक है, अब इस सेंटेंस में पकड़ो, कर दूं उसको डिलीट, ये चाहो तो। अच्छा, ये कि यही रूल फ्यू में चलेंगे, सेम टू सेम रूल किस में चलेंगे, पहले तो सीरीज सिलेक्शन है ना, उसके बाद जो ए लगना है द लगना है, ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम है, लिटिल ए लिटिल द लिटिल के लिए भी वही, और फ्यू ए फ्यू द फ्यू के लिए भी वही। समझे क्या, समझे, ओके। नाउ सी सेंटेंस नंबर 28। और बेटा ये बहुत ही बहुत बहुत मतलब पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल बताया मैंने आज, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल। उसके दो कारण है, एक तो इससे आप बच नहीं सकते, इसका सेंटेंस तो आएगा ही आएगा। दूसरी चीज, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, तो आएगा ही आएगा, आता ही है ना। दूसरी चीज, इसको अलग अलग तरीके से जब भी बच्चा सीखता है तो हमेशा कंफ्यूज ही रहता है, तो इसीलिए ये रूल ढंग से समझना जरूरी है। और ढंग से समझने का एक ही तरीका है, विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस, यूसेज करके। और लोग आपको रूल बता के छोड़ देंगे, आप लगाते रहो सेंटेंस में उस रूल को, अपन आप सेंटेंस में अप्लाई करके देखेंगे, और एक नहीं कम से कम 10 सेंटेंस है अभी इसके बाद इसी रूल पर। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना इस रूल को, है ना। अभी पहला सेंटेंस आ रहा है आपके सामने इस रूल पे, ही सेंसिबल मैन। सेंसिबल का मैंने मतलब क्या बताया था, अभी बताया था ना, सोच विचार करके बना। तो अगर वो सोच समझ के काम करता है तो उसने थोड़ा विचार किया होगा या थोड़ा सा विचार किया होगा, सोचो जरा। थोड़ा तो विचार की, थोड़ा सा तो नेगेटिव अप्रोच है। थोड़ा, मैं कहूँ यार उसने थोड़ा सा ही विचार किया, कैसा सेंसलेस आदमी है। एक सेंटेंस तो ये बनेगा, मैं यार उसने थोड़ा विचार किया है, वो भी सेंसिबल आदमी है, ऐसे पकड़ो। वो जब सेंसिबल आदमी है तो ऐसे, मतलब देखो एक लाइन लगी हुई है इधर देखो, एक ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर के इस पार हो या इस पार हो वो डिसाइड करना है। तो अगर वो सेंसिबल है तो वो बॉर्डर के ऊपर है, हल्का सा ऊपर है, और अगर वो सेंसलेस है तो बॉर्डर के हल्का सा नीचे है। ठीक है, क्या समझ आया क्या। जब ऊपर है तो ए लगेगा, जब नीचे है तो ए नहीं लगेगा। अब वो सेंसिबल है ना बेटा, तो क्या, लिटिल थॉट मतलब थोड़ा विचार किया। अब अपने को डिसाइड करना है ए लिटिल थॉट आएगा या
लिटिल थॉट आएगा, ये डिसाइड करना है अपने को। अब बेटा थॉट अनकाउंटेबल है, सीरीज सिलेक्शन पे तो कुछ डाउट मत क्रिएट करो, कम से कम थॉट को गिन सकते होगा, विचार अपन जो सोच रहे हैं उसको गिन सकते हो क्या? तो सीरीज सिलेक्शन तो पहले हो चुका है, अब आपको ए लगेगा या नहीं लगेगा उसका डिसीजन लेना है। अब थोड़ा ही विचार किया है, ठीक है। अब मैं लाइन के इधर हूँ, अब मैं कहूंगा यार वो सेंसिबल आदमी है, तो मैं ऐसे कहूंगा वो सेंसिबल आदमी है, उसने थोड़ा विचार किया होगा। तो मैं अब उस थोड़े विचार को पॉजिटिव सेंस में ले रहा हूँ, ये सेंसिबल आदमी है, उसने थोड़ा तो विचार किया होगा। और अगर मैं कहता यार वो तो सेंसलेस आदमी है, थोड़ा ही विचार किया होगा उसने, ज्यादा नहीं सोचा होगा, तब मैं उस लाइन के हल्का सा नीचे हूँ। तो आगे पीछे का सेंटेंस पकड़ के आपको अप्रोच पकड़नी है, तो पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच है तो ए लिटिल थॉट टू इट। समझे क्या? समझे? अच्छे से समझे? सेंटेंस और भी आ रहे हैं, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर है? चलो। अच्छा, द फ्यू और द लिटिल के लिए एक रूल कई जगह आप बुक में देखोगे, कहना जिक्र करना भूल गया, द लिटिल द फ्यू मतलब इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन किसी जगह आप बुक में देखोगे, आपको डेफिनेशन समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो मैंने रूल बताया ना कि आगे जो पोस्ट मॉडिफायर लगा हुआ तो द लगेगा ना, वो रूल काम करेगा यहाँ पे ना। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? इसमें लिखा हुआ है नॉट मच, नॉट मच बट ऑल दैट आई हैव, ये डेफिनेशन आपको कई बुक्स में मिलेगी। और इसमें नॉट मैनी, नॉट मैनी बट ऑल दैट आई हैव। समझ आया कुछ? लिटिल और फ्यू में तो मच और मैनी का ही डिफरेंस है, काउंटेबल अनकाउंटेबल का, ठीक है। यानी ज्यादा नहीं है, पर जितना भी है उसके बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास थोड़ा सा पैसा है जो रुद्र ने दिया, तो अब ज्यादा तो नहीं है, पर जितना भी है उसके बारे में बातचीत हो रही है। ऑल दैट आई हैव, इसके बारे में अब मैं कुछ बात कहने वाला हूँ, ठीक है। और ये का ये रूल फ्यू के लिए, बस उधर मच आ गया और इधर मैनी आ गया, यानी कि वो अनकाउंटेबल के लिए चली गई यही बात, और ये काउंटेबल के लिए चलेगी ये बात, ठीक है, क्लियर है? तो इस रूल से समझ में आता है, मतलब ये डेफिनेशन है, ये द लिटिल द फ्यू की क्या है, डेफिनेशन है। चाहो तो अभी जैसा आप नोट्स बनाओगे ना ए लिटिल द लिटिल, तो उसमें द लिटिल द फ्यू की एक्स्ट्रा ये डेफिनेशन लिख देना, समझ में आती है तो। नहीं तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, आगे पोस्ट मॉडिफायर देगा, द लगा देना, आएंगे अभी सेंटेंस। ठीक है, शुरू करें आगे। ओके 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 ओके, आ जाइए 29 अगेन, इसी लॉजिक पे है। सम फॉरिनर्स लॉस्ट देयर, अब बताना देखें, कुछ फॉरिनर्स जो है अपना रास्ता भूल गए, एंड केप्ट वेंडरिंग, वेंडरिंग का मतलब होता है भटकना, भटकते रहे फॉर 2 days, 2 दिन तक, एंड गॉट लिटिल टायर्ड, और थोड़ा थक गए। तो थोड़ा थके हैं ना जो वो थोड़ा सा ही थके हैं या थोड़ा तो थक गए? क्या थके हैं, लाइन से इधर या लाइन से इधर, सोचो सोचो, सेंटेंस के इर्द गिर्द की चीजें पकड़ो। मतलब वो थोड़ा जो है वो थोड़ा कम वाला थोड़ा है या थोड़ा ज्यादा वाला थोड़ा है, वो सोचो, वो पकड़ो, ज्यादा वाला, क्योंकि 2 दिन तक भटके हैं वो बताना ये चाहता है, सेंटेंस बताना ये चाहता है कि यार बेचारे 2 दिन तक भटके हैं, ठीक है। तो उनके साथ बुरा हुआ, वो थोड़ा सा वो जो लाइन है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा भटके हैं, ठीक है, समझ आया? अरे बेटा क्वांटिफायर्स भरने हैं ना, सिलेक्शन लिटिल ए लिटिल द लिटिल का करवाना है ना उसको, ये अपने आप में टॉपिक है। अब उसका सिलेक्शन आपको लिटिल ए लिटिल द लिटिल का करना है, तो वो वही वर्ड भरेगा ना, आप कॉमन एरर से क्यों पकड़ रहे हो उसको? आप ऐसे पकड़ो कि आपका सेंटेंस आएगा यहाँ पे ब्लैंक, क्या आएगा? मैं आपको कॉमन एरर से पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी हो सके, बट आपके लेवल पे आएगा ब्लैंक। आपके लेवल पे कॉमन एरर थोड़ी ना आते हैं, आपके लेवल पे आएगा ब्लैंक, कॉमन एरर आएगा आपके पास। एक बार 12th क्लियर करो, फिर सारे एग्जाम में कॉमन एरर ही कॉमन एरर है, ठीक है। अभी आएगा ब्लैंक, कहेगा फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट क्वांटिफायर। अब 6 क्वांटिफायर है, उसमें से भरो, समझे? समझे? तो अब जब वो भटक गए, देखो सपोज करो आप 2 दिन तक भटकते रहे, अब आप आओगे तो सर आज मत पढ़ाओ, मैं थोड़ा थक गया हूं। तो आप वो जो थोड़ा बोल रहे हो वो थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो, थोड़ा कम नहीं बोल रहे हो, क्योंकि थोड़ा कम बोलते तो आप ऐसे नहीं कहते कि सर मत पढ़ाओ। अगर आप ऐसे बोलते कि सर आज पढ़ा लो, मैं तो थोड़ा सा ही थका हूं, तब तो वो उस लाइन से नीचे हो, आप थोड़ा सा ही थके हो आप, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे कह रहे हो कि नहीं सर मत पढ़ाओ, यानी कि आप थोड़ा ज्यादा थके हो,
आप ये अप्रोच करना चाह रहे हो कि मैं थोड़ा तो थका हूं, वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं थकता हूं, आज मैं थोड़ा तो थका हूं, तो वो थोड़ा जो है ना वो थोड़ा ज्यादा वाला थोड़ा है, समझे क्या? तो क्या आएगा, गॉट लिटिल टायर्ड नहीं आएगा, ज्यादा वाले में के केस में क्या आएगा, ए लिटिल टायर्ड। लाइन से ऊपर ए लगेगा, लाइन से नीचे ए नहीं लगेगा। अच्छा, इसके आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाए तो फिर द लिटिल, उस लिटिल टायर्ड के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाए ना पोस्ट मॉडिफायर के केस में, तब फिर द लिटिल। अभी तक ऐसा सेंटेंस तो आया नहीं, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखो। हाँ जी, अब एक रूल आ रहा है अगला, दो या तीन रूल ही बचे हैं, एक रूल तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 30th सेंटेंस में एक और रूल आ रहा है, वो डायरेक्ट रूल है, पर इंपॉर्टेंट रूल है, डायरेक्ट रूल है वैसे तो। देखो देखो बेटा, कल मैं बता चुका था शायद आपको, या कई बार बता चुका हूं कि सबसे पहले नाउन आता है, नाउन के बगल में उसका एडजेक्टिव आता है, बोलो। ये मैं कई बार बता चुका हूं, नाउन के बाद लेफ्ट साइड में क्या पायदान होता है, किसकी पोजीशन होती है, उसके एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्ट शॉर्ट में लिख देता हूं एडीजे। और एडजेक्टिव के बगल में किसकी पोजीशन होती है बताया मैंने, वो भी एडवर्ब। किसकी होती है, एडवर्ब। और एडवर्ब के बगल में किसकी पोजीशन होती है, आर्टिकल ए एन या द। ठीक है, ये रूल सीखा था हमने। हाँ, अब जैसे सेंटेंस पकड़ लो। अच्छा, ये एडजेक्टिव एडवर्ब आना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आ रहे हैं तो इसी पोजीशन पे आएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लो, मैंने कहा ए बॉय, मैंने कहा ए गुड बॉय, और फिर मैंने कह दिया ए वेरी गुड बॉय। अब पहले सेंटेंस में तो सीधे नाउन और उसके बाद उसका आर्टिकल, दूसरे सेंटेंस में नाउन फिर उसका एडजेक्टिव और बाद में आर्टिकल, तीसरे सेंटेंस में नाउन उसका एडजेक्टिव उसका एडवर्ब और बाद में आर्टिकल। तो ये बीच के एडजेक्टिव एडवर्ब कंपलसरी नहीं होते, विशेषता बताने के लिए होते हैं, आपको नहीं बतानी मत लगाओ, पर आएंगे तो इसी पोजीशन पे आएंगे। नाउन के बगल में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बगल में लेफ्ट साइड में एडवर्ब, और एडवर्ब के बगल में फिर कौन जाएगा, आर्टिकल। ये रूल हमेशा फॉलो होगा, जस्ट 5 एक्सेप्शन ले लेना बस। ठीक है, कितने, 5 एक्सेप्शन ले लेना। ठीक है, तो वो 5 एक्सेप्शन हैं, 5 है 4 है, सो एस टू हाउ, 5 है 4 है, 4 याद आ रहा है। देखो देखते हैं, देखो बेटा जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको लिखने हैं कि अगर आपका एडवर्ब जो है, अगर आपका एडवर्ब चैप्टर अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है डिटेल में, तो एडवर्ब्स होते हैं बहुत सारे शब्द होते हैं जो हम बोलते हैं, हमको पता नहीं है एडवर्ब्स है ना। सो एज टू, सो एज टू हाउ, पांचवा अभी याद नहीं आ रहा, या तो फिर 4 ही। सो एज टू हाउ, नहीं मैनी नहीं है इसके, इस वाली लिस्ट में मैनी एडजेक्टिव है पर इस लिस्ट में नहीं है जो मैं रूल बताने वाला हूं। चलो रूल सुन लो पहले, आते ही मैं बता दूंगा। सो एज टू, अब वैसे सेंटेंस में ही आ जाएगा ना मोस्ट प्रोबेबली, सो एज टू हाउ, और एक पांचवा भी याद आ जाता है, बताता हूं। अगर ये एडवर्ब्स यूज हो रहे हैं, अगर ये एडवर्ब्स यूज हो रहे हैं तो आर्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, तो आर्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और उठ के नाउन के बगल में आके बैठ जाता है। समझ आया क्या? वैसे आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है, एडजेक्टिव एडवर्ब और उसके बाद लेफ्ट साइड में, वैसे आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब और फिर उसके बगल में। लेकिन एडवर्ब इनमें से कोई हो जो लिस्ट आप देख रहे हो, तो फिर आर्टिकल की पोजीशन चेंज हो जाती है, बाकी सब अपनी पोजीशन पे रहेंगे, पर आर्टिकल किसके बगल में आके बैठ जाएगा, नाउन के बगल में आके बैठ जाएगा। अगला एग्जैक्ट सेंटेंस इसी रूल पर है। ठीक है, ये 4 तो याद हुए, सो एज टू हाउ, बोलो सो एज टू, टी डबल ओ टू, और हाउ भी एडवर्ब की तरह यूज होगा भी देखना। ठीक है, क्लियर है? चलो अब मैं इसको डिलीट कर दूं रूल को। अब आओ 30th नंबर सेंटेंस, पढ़िए। ही इज नॉट एज ए कॉम्पिटेंट मैन एज आई थॉट, वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है। कॉम्पिटेंट होता है सक्षम होना, कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है, जो कंपीट कर सके, लड़ सके, सक्षम होना। ठीक है, कंपटीशन में फाइट कर सके, वो कॉम्पिटेंट है। ठीक है, तो वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है जितना मैंने सोचा था। सोचो जरा क्या इसमें एरर है। यस वेरी गुड, देखो मैन के बाद ये मैन नाउन है, देखना ध्यान से,
इसके बाद उसका एडजेक्टिव है? उसके बाद देखो एडवर्ब आ रहा है, एज लिखवाया है ना अभी मैंने उस लिस्ट में, एज अभी लिखवाया है मैंने उस लिस्ट में, तो वही तो गलत यूज हो रहा है। आप पहले इसका सीक्वेंस तो पकड़ो, वही तो गलत यूज हो रहा है, उसी को तो सही सेट करना है। तो नाउन, नाउन के बगल में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बगल में एडवर्ब, और एडवर्ब उस लिस्ट का है जो मैंने अभी आपको बताया है। ऐसे केसेस में आर्टिकल कहाँ आ जाता है? नाउन के बगल में, जस्ट बगल में। तो सेंटेंस बनेगा ही इज नॉट एज कॉम्पिटेंट ए मैन एज आई थॉट। ठीक है क्या? अब एरर किस पार्ट में जाएगी सोचना। वैसे तो कॉमन एरर आपका पार्ट एंड पार्सल नहीं है, बट क्योंकि आप टॉपिक सीख रहे हो तो फिर पूरी बातें सीखो। देखो ऐसे केस में हमेशा याद रखना, अगर एक पार्ट से उठ के कोई लेटर, कोई वर्ड दूसरे पार्ट में जा रहा है, तो जहां से कटा है उस पार्ट में एरर मानी जाएगी, जहां जुड़ा है उसमें नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर? जहां कटा है वहां मानी जाएगी। तो किस पार्ट में से कटा है? क्योंकि देखो सेंटेंस का टाइप क्या है? कॉमन एरर। जो आप लगा रहे हो वो तो इंप्रूवमेंट है, पर सेंटेंस तो कॉमन एरर है ना। एरर कहाँ है वो बताओ, तो एरर तो भी पार्ट में। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? अब इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंस बचे हुए में, तो याद रखोगे। अभी तक तो जो मेरे को याद आए, सो एस टू, एक और है अभी मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर पा रहा है, पर मोस्ट प्रोबेबली सेंटेंस के एंड तक आ जाएगा, सेंटेंस में आ जाएगा वो एडवर्ब। और प्रैक्टिस करने के बाद वो वर्ड दिखाई देता है ना, रूल घूमने लग जाता है। ठीक है, क्लियर है? प्रैक्टिस छूटती है तो फिर वो रूल्स कहीं कोने में दबे रह जाते हैं। ठीक है, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? डिटर्मिनर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिटर्मिनर्स आज आप 2 दिन जैसे पढ़ो, आज और कल और आज आपने पढ़ लिए सारे रूल्स के, आप नोट्स बनाओ, नोट्स बनाते बनाते भी रिवाइज हो जाएगा चैप्टर। और अभी स्कूल खुलने से पहले ये काम कर लेना। ठीक है, आपका तो खुल गया लेकिन आप भी कर लेना। और फिर अपनी अपनी बुक्स या जो भी आपके पास मटेरियल है क्लास 10th का, उसमें डिटर्मिनर साथ के साथ ही सोल्व करना और हैंड टू हैंड डाउट्स पूछना सुबह शाम में चलते फिरते, कि सर ये डिटर्मिनर्स की कल एक्सरसाइज सोल्व करी, इसमें ये नहीं आया। समझे क्या? वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये पक्का हो जाएगा टॉपिक, और ये आएगा मतलब आएगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है? क्या? नहीं, टेस्ट अब नहीं लेंगे एक बार के लिए, अब क्योंकि एक बार पूरा आपका शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ देख दिखा के उसके बाद इंग्लिश की क्लास का सेटिंग बिठानी पड़ेगी। अभी जो मैं कह रहा हूँ वो काम करो। ठीक है? 31, तो 31 रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, जल्दी बताओ कल ही। क्या? 10,000? मैंने बताया था अगर नंबर आ जाए तब तो एस नहीं लगाना। अरे भाई नंबर आ जाए तो एस नहीं लगाना, ए नंबर है ना। आर्टिकल ए आ जाए या नंबर आ जाए तो 1000 में से एस नहीं लगाना। और अगर नंबर ना आए तो फिर एस लगाना। तो नंबर नहीं आ रहा है ना, तो एस लगा दो, बस सही हो गया, थाउजेंड्स ऑफ। क्या? हाँ, ए पार्ट में एरर है, पर आपके कॉमन एरर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको रूल पूरा पढ़ना है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है क्या? क्या कहा मैंने, समझे क्या? ये खाली छोड़ देगा बेटा, या मल्टीपल चॉइस में आ सकता है एमसीक्यूज में, ये खाली छोड़ देगा और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, और उसमें से एक सही होगा, 3 गलत होंगे अलग अलग हिसाब से। ठीक है? अब मैं आपको देता तो हूँ, मैं आपको जो टेस्ट देता हूँ उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन देता जाऊँ, ताकि इससे भी प्रैक्टिस हो जाए, इससे भी प्रैक्टिस हो जाए। कॉमन एरर के साथ फिल इन द ब्लैंक्स के नहीं दिए थे क्या मैंने? लास्ट में दिए थे ना आपके, तो सॉरी तूने क्वेश्चन दे दिए। बस पर्पस ये होता है कि आपके दोनों अप्रोच से प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो क्या रूल है बताओ अब। आप एस से मत पकड़ो, आप नंबर से पकड़ो। अगर कार्डिनल नंबर आ जाए तो एस नहीं लगेगा, और कार्डिनल नहीं आए तो एस लगेगा, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जब जब एस लगेगा तो ऑफ भी लगेगा, थाउजेंड्स ऑफ लगा हुआ है, और जब जब एस नहीं लगेगा तब ऑफ भी। और रूल नंबर 3, इन ये जो भी लगा गया, इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, लगे ना लगे इसके बाद वाला नाउन देखो प्लूरल आएगा। तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, आई डोंट नो, हो सकता है सब कुछ सही लगा के और आगे उसमें एरर दे दे, जो अगला नाउन है वो सिंगुलर कर दे। तो सारा रूल, आप पूरा पैकेज याद होना चाहिए। अच्छा ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा हो तो ऐसा, जैसे वर्ड दिखाई दे। ठीक है? ओके, कल वाले रूल्स नोट डाउन किए, कहीं फेयर किए, कर रखे हैं? अच्छा, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट होम? बताओ देखें क्या एरर है। आप बता सकते हो कि कितने एग्स और कितना मिल्क वो घर लाया। वेरी गुड, इस टाइप की एरर निकाल रहे हो, दैट मीन्स बहुत अच्छी नॉलेज है। देखो बेटा,
एक्स क्या है काउंटेबल, तो मैनी। मिल्क क्या है अनकाउंटेबल, तो मच। अब हमने रूल पढ़ा है कि अगर दो वर्ड कॉमन हो तो आप कॉमन निकाल सकते हो। अब कॉमन है ही नहीं ना, देखो स्क्रीन पे देखो, मान लो यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज होती, जैसे मान लो बिस्किट्स लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, तो अब दोनों काउंटेबल है, तो दोनों के लिए मैनी आना चाहिए। अब दोनों के लिए मैनी आना चाहिए तो कॉमन निकाल के मैं एक मैनी बाहर रख सकता हूँ, दोबारा मैनी बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जब कॉमन ही नहीं है तो अलग अलग बोलना पड़ेगा ना, जब कॉमन नहीं है तो अलग अलग बोलना पड़ेगा। तो इसने एक मैनी बाहर निकाला है, दैट मीन्स इसने दोनों के लिए मैनी माना है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, भैया मैनी तू एक्स के पास ही रह ले, और मैं मिल्क को अलग एडजेक्टिव दूंगा मच, ठीक है, क्योंकि एग मिल्क क्या है अनकाउंटेबल है। हाउ मैनी एग्स एंड मच मिल्क, ऐसे बोलना पड़ेगा, समझ गए। नेक्स्ट, ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी, आ गया भैया लिटिल, ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी विथ लिटिल ऑफ कर्टसी एंड कॉमन सेंस, उसको अपनी, बता रहा हूं ना, ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब अधिकार, और कर्टसी मतलब बताओ, किसी के प्रति दया का भाव होता है कर्टसी, ठीक है ना, परोपकार का भाव, समझ गए। उसको अपनी अथॉरिटी के साथ थोड़ा दया करुणा का भाव मिलाना चाहिए, मतलब उसके पास अथॉरिटी है मानते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा कर्टसी भी दिखानी चाहिए, और एक कॉमन सेंस भी दिखाना चाहिए। तो सपोज करो ये सेंटेंस हम किसी के लिए कह रहे हैं कि यार वो पावरफुल आदमी, उसके पास अधिकार तो है, लेकिन वो थोड़ा सा परोपकारी तो बने, तो वो थोड़ा थोड़ा कम बने या ज्यादा बने, ज्यादा बने। मैं तो थोड़ा ना कह रहा हूं कि उस लाइन से कम बने, मैं कहूंगा कि उस लाइन से थोड़ा बने, मतलब वो लिटिल उस लाइन के बस जस्ट नजदीक, ऊपर या नीचे, बस ये डिसाइड करना होता है तो थोड़ा ही, है तो थोड़ा ही, लेकिन वो लाइन के ऊपर वाला थोड़ा या लाइन के नीचे वाला थोड़ा। तो ये सेंटेंस अभी हम कह रहे हैं, आप स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो बोलने वाला उस लाइन से ऊपर वाले थोड़े की बात कर रहा है, तो ए लिटिल ए लिटिल ऑफ कर्टसी एंड कॉमन सेंस, ठीक है, क्लियर है। इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, क्या गलती है, मोस्ट के आगे अगर नाउन आए तो द मोस्ट लगाना, ठीक है। कोई नाउन आ रहा है क्या इसके आगे, अब आप अदर्स वाला रूल बताओ, कल बताया था आपको, अदर के बाद अगर नाउन आए तब तो एस नहीं लगेगा, और नाउन नहीं आए तो एस, तो नहीं आ रहा ना नाउन, नाउन तो यहाँ है ना, नाउन तो यहाँ है ना, तो मतलब नाउन आ रहा है ना, नाउन आ रहा है ना, तो फिर अदर्स क्यों लगेगा, एस कब लगता है जब नाउन, भाई ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, देखो नाउन एक्चुअली कंट्रीज है और फिल्म प्रोड्यूसिंग उसकी एडजेक्टिव है, तो फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज टोटल नाउन माना जाएगा, कंट्रीज तो नाउन है, और वो कंट्री कैसी, फिल्म प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज, तो फिल्म प्रोड्यूसिंग उसका एडजेक्टिव है, तो पूरा नाउन आप मानो फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, पूरा पैकेज है। अब ये नहीं होता तो अदर्स आता, लेकिन ये है ना बेटा, है तो फिर हम अदर्स नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर बी विल बी द एरर मार्क, ठीक है। अब सो एस टू हाउ का एरर निकालो 35 में, नेवर बिफोर हैव आई सीन ए सो गुड बॉय, आज से पहले इतना अच्छा लड़का नहीं देखा मैंने, वेरी गुड। नाउन पकड़ नहीं पा रहे रुद्र, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्या चल रहा है माइंड में, नाउन, नाउन के बगल में उसका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बगल में उसका एडवर्ब, और एडवर्ब वैसा आ गया जो उस लिस्ट में है, तो फिर आर्टिकल को अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, किसके बगल में बैठना पड़ेगा, नाउन के बगल में बैठना पड़ेगा, तो आर्टिकल यहां से हटके कहाँ आ जाएगा, यहाँ, सो गुड बॉय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें तो कट भी उसी में लग रहा है और लग भी उसी में रहा है, तो और एरर वैसे भी जहां से कटता है वो वाली मार्क होती है। वॉट एवर राम हैज टोल्ड अस इज 100% करेक्ट, जो भी हमको राम ने बताया वो 100% शुद्ध शाकाहारी करेक्ट है, मतलब 100% सही है, बताओ, वेरी गुड। कोई यहाँ पे एस आ रहा है क्या, तो फिर नंबर लगाना जरूरी है, और नंबर नहीं लगा हुआ है तो फिर वो सिंगल वन नंबर है, या तो 100 लिख दो या A100 लिख दो, दोनों करेक्ट है, ठीक है, वन लगाओ ज्यादा बढ़िया ही है, क्योंकि ए तो फिर आर्टिकल का रूप ले लेता है, 100% करेक्ट,
हम कहते हैं 100%, लेकिन बोलना गलत होता है, हमको क्या बोलना चाहिए 100%, क्योंकि 100 के आगे वो तो कुछ भी लगा दे। हम चेक भरते हैं तो लिख सकते हैं क्या 100, 100 के पीछे कुछ भी लगा दे भरने वाला तो। मान लो आपने तो किसी को चेक भर के दे दिया 100 रुपये मात्र, अब जाके उसने 100 को क्या कर दिया 900 रुपये मात्र, तो क्वांटिफायर लगाना जरूरी है ना। तो क्वांटिफायर जब कुछ नहीं होता तो क्या माना जाता है 1, क्या माना जाता है 1। और दूसरी चीज एस लग भी नहीं रहा है, एस लगता है तो क्वांटिफाई पीछे वो नहीं आता है, मतलब क्वांटिटी बताने वाला कार्डिनल नहीं आता है, तो एस नहीं लग रहा है तो फिर आएगा, आएगा तो क्या आएगा 1। ठीक है क्लियर। अब कोई कहे कि सर है ना आप एक काम करो मत लगाओ इसके आगे एस लगा दो ना, तो फिर उसके आगे तो फिर वो ऑफ भी लगना है, तो ऑफ भी कहाँ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना। एस लगता है तो फिर आगे क्या लगता है ऑफ, तो इतने सारे एरर्स को सही करो, इससे अच्छा है कि इसके आगे 1 लगा। हाँ जी, अब आ रहा है अगला रूल। 37 सेंटेंस में देयर इज ए रूल, और वो रूल है, वो रूल है इनफ के लिए, पर्टिकुलरली इनफ के लिए ये रूल है, ओनली एंड ओनली किसके लिए रूल है ये, इनफ के लिए। बताना शुरू करूं, बताना शुरू करूं, करना फोकस, सुनना ध्यान से। देखो नाउन, ध्यान से सुनना, उसके बगल में उसका एडजेक्टिव, इतना तो याद हुआ चलो आप। और उस एडजेक्टिव का काम इनफ भी कर सकता है, उस एडजेक्टिव का काम कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, ध्यान से सुनो। जैसे कि नाउन रख दिया मैंने मनी, तो इनफ मनी में इनफ उसका एडजेक्टिव है या नहीं है, इनफ वाटर लिख सकता हूं, लिखता हूं। ठीक है, तो इनफ कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन, लेकिन इनफ को एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कैसे, ध्यान से सुनना। ये तो केस नंबर 1 हो गया जिसमें इनफ को किसकी तरह यूज कर रहे हैं हम, एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव कौन होता है, जो नाउन के बगल में बैठता है। एडवर्ब कौन होता है, जो एडजेक्टिव के बगल में बैठता है। तो इनफ को अब एज एन एडजेक्टिव यूज करके दिखा रहा हूं आपको, देखना ध्यान से, सेंटेंस देखना। ही इज इनफ ब्रेव, ही इज, अब सुनना ध्यान से, ब्रेव कोई नाउन थोड़ी ना है, ब्रेव तो इस प्रोनाउन का एडजेक्टिव है, यस और नो बोलो। विशेषता ही तो है, मैं भी तो ही कह रहा हूँ, एडजेक्टिव है ना, मैं भी वही कह रहा हूँ, हो सकती है। ब्रेव होना तो विशेषता ही है ना, या नाउन की विशेषता होगी या प्रोनाउन की विशेषता होगी। तो यहाँ पे प्रोनाउन विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो ही की विशेषता बता रहा है, तो ये इसका एडजेक्टिव है या नहीं है, टेल मी। और एडजेक्टिव के बगल में कौन बैठता है, एडवर्ब, तो यहाँ पे इनफ एक एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, वहां पे इनफ एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे इनफ एक एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। इस्तेमाल समझ गए हो तो रूल बताऊं। इनफ को अगर आप, काफी, इनफ का मतलब क्या होता है, काफी। अब वो काफी कोई नाउन है तब तो वो इनफ एडजेक्टिव है, और काफी कोई एडजेक्टिव है तब वो इनफ एडवर्ब है। जैसे काफी पैसा, काफी बहादुर, तो पैसा तो नाउन है, तो इस जगह काफी विशेषण बन रहा है। वहां पे बहादुर खुद एक विशेषण है, तो फिर काफी उसका एडवर्ब बन रहा है, एडजेक्टिव नहीं बन रहा है। यहां तक क्लियर हो तो मैं रूल बताऊं। इनफ को 2 जगह यूज कर सकते हैं, बताओ कहां कहां। दूसरा, डिसाइड कैसे करोगे किसके बगल में बैठा है, नाउन के बगल में बैठा है तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा, एडजेक्टिव के बगल में बैठा है तो एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताएगा। यहां तक क्लियर है। अब रूल बताऊं, तो यानी कि पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि एज एन नाउन, एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ या एज एन एडवर्ब यूज हुआ, समझ गए। जब आपने डिसाइड कर लिया कि एडवर्ब यूज हुआ या एडजेक्टिव, अब रूल अप्लाई होगा। रूल अप्लाई ये होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तब तो सही है, लेकिन जब एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है ना तो भी सही है, पर उसकी पोजीशन, पर उसकी पोजीशन इस एडजेक्टिव के बाद में होगी। इनफ ब्रेव नहीं होता, ब्रेव इनफ होता है। स्ट्रॉन्ग इनफ, ब्रेव इनफ, रिच इनफ, पुअर इनफ। अगर कोई क्वालिटी बता रहे हो तो वो इनफ उस क्वालिटी से लेफ्ट साइड में नहीं आएगा। विशेषण बता रहे हो ना, तो विशेषण के लेफ्ट साइड में नहीं आएगा, उसके राइट। अब ये एक्सप्रेशन तो आपने सुने होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, ब्रेव इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ, रिच इनफ। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर नाउन के, देखो आप तो ऐसे सोचो कि नाउन के इर्द गिर्द रखना है या किसी क्वालिटी विशेषण के इर्द गिर्द रखना है। अगर नाउन के इर्द गिर्द रखना है तो नाउन के लेफ्ट साइड, लेकिन क्वालिटी के इर्द गिर्द रखना है तो क्वालिटी के राइट साइड, क्वालिटी के राइट साइड। अब पैसा नाउन है, ब्रेव क्वालिटी है, तो पैसे के तो लेफ्ट साइड इनफ मनी, और क्वालिटी के राइट साइड। बस यही एरर आती है इनफ की, लेफ्ट साइड या राइट साइड। ठीक है, अब सेंटेंस सॉल्व कर सकते हो, करो।
ही इज इनफ ब्रेव, वही सेंटेंस आ गया जो मैंने, ही इज इनफ ब्रेव, तो ब्रेव, अच्छा वही सेंटेंस आ गया। इसका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो ये एडवर्ब, और एडवर्ब जब इनफ एडवर्ब की तरह यूज होगा तो एडजेक्टिव के बाद में यूज होगा। ही इज ब्रेव इनफ, ही इज ब्रेव इनफ टू फेस दिस क्रिटिकल, वो इस क्रिटिकल सिचुएशन को फेस करने के लिए काफी बहादुर है। चलें 37 के बाद कुछ 10 एक सेंटेंस बचे, खत्म करें। आपके कितने बजे? हाँ 49 ही तो है टोटल, 12। हाँ, क्या क्या कह रहे हो? मना तो नहीं कर रहे हो, पर उसका टाइम हो रहा है ना। मैं तो, आप हमेशा ऐसे क्यों सोचते हो कि मेरी अकेले की मेरी ही क्लास है? हर आदमी ऐसे क्यों सोचता है कि मैं ही अकेला क्लास में हूँ? मैं कोई भी बात कहता हूँ ना एज ए क्लास के लिए कहता हूँ। उसका टाइम हो रहा है ना। कितने बजे की क्लास है? हाँ स्कूल, मतलब स्कूल में क्लास ही है। 7:45 पे पहुंचना है तो फिर तो हो जाएगा। घर जाना है कि इसके बाद वापस? क्यों? तैयार होके तो आया। तो शूज पहने आता फिर, जब तैयार होके आया था तो इसको अच्छा ना, ऐसे बोलना फिर। तो क्या लाया? एक्टिवा लाया? और स्कूल काहे से जाता है, बस से एक्टिवा से? साइकिल से। तो स्कूल पहले घर जाएगा, साइकिल पकड़ेगा, तो टाइम लगेगा। तो जल्दी खत्म करो। हाँ जी 38, 38 में अगेन एक रूल आ रहा है, और बहुत ही सरल रूल आ रहा है। अब दो, एक या दो रूल बचे हैं। 38 में एक रूल आ रहा है, बहुत ही सरल रूल आ रहा है, पढ़ते ही पता चल जाएगा। देखो ऑर्डिनल कार्डिनल पढ़ा है आपने? ऑर्डिनल कार्डिनल पढ़े हैं क्या? बोलो ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? कई बार बता दी ये बात तो। ऑर्डिनल्स का क्रम सूचक संख्या है, और कार्डिनल्स क्या होते हैं? क्वांटिटी बताने वाली संख्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और कार्डिनल्स यानी कि 1 2 3। बातें नहीं, जितना आप यहाँ फोकस करोगे उतनी जल्दी हम फ्री होंगे। हाँ जी। अगर सर ऑर्डिनल्स आता है, कार्डिनल्स आता है, किसी की वजह कार्डिनल यूज करके बताया मैंने, किसी की वजह दोनों ही आ गए, दोनों ही आ गए, तो पहले कौन, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा? तो पहले हमेशा ऑर्डिनल्स आएंगे, बाद में हमेशा। तो अब बता दो सेंटेंस नंबर 38 में। आई हैव रेड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस, वेरी गुड। मैंने इस किताब के क्रम भी बता रहा हूं और क्वांटिटी भाई, 2 चैप्टर्स पढ़े, लेकिन कौन से? तो मैं क्रम भी बता रहा हूँ कि पहले दो, तो पहला वर्ड पहले और दो बाद में। फर्स्ट 2 चैप्टर्स, तो टू फर्स्ट की आप सीक्वेंस चेंज कर दो, फर्स्ट 2 चैप्टर्स। ओके क्लियर? द टू लास्ट पिक्चर, सेम, लास्ट भी ऑर्डिनल होता है, लास्ट भी ऑर्डिनल होता है। द लास्ट 2 पिक्चर्स ड्यूरिंग ओलंपिक्स इन गोल्फ, द 5 फर्स्ट कॉम्पिटिटर, जल्दी बताओ तीनों, द फर्स्ट 5। तो देखो एक छोटा सा रूल याद करते ही 3 सेंटेंस सॉल्व हो गए। ठीक है ना? ऑर्डिनल पहले, कार्डिनल बाद में। द ऑल मेंबर्स, अब यहाँ पे रूल, और आखिरी रूल, शायद आखिरी रूल है, इसके बाद कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो रूल सुनो। हाँ रूल सुनो बेटा। नाउन, नाउन के बगल में हम पढ़ रहे हैं कि कोई डिटर्मिनर रखते हैं अपन, नो नाउन नो डिटर्मिनर का रूल पढ़ा है बेटा, और बहुत सारे तरह तरह के नाना प्रकार के हमने डिटर्मिनर्स भरे। अब 3 शब्द ऐसे हैं जिनको प्री डिटर्मिनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री का मतलब पहले लगने वाले, वो डिटर्मिनर के भी डिटर्मिनर है, यानी पापा के पापा, ग्रैंड पापा, ठीक है, दादाजी हैं। ठीक है, तो अगर वो 3 शब्द आ जाएं सेंटेंस में, तो उनको इन डिटर्मिनर के भी बगल में रखना है, प्री डिटर्मिनर। और वो 3 शब्द हैं ऑल, बोथ, हाफ। ऑल, बोथ, हाफ। अब जितने भी हमने डिटर्मिनर पढ़े, हमने आर्टिकल्स भी पढ़े, इनफ, ए लिटिल, क्वांटिफायर्स भी पढ़े, कार्डिनल्स भी पढ़े, ये भी डिटर्मिनर होते हैं, और क्या पजेसिव एडजेक्टिव, बहुत सारे पढ़े हमने, है ना? जो भी लिस्ट आपको सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ लिस्ट बताई थी मैंने आपको, वो सारे के सारे क्या है, क्या है वो सारे के सारे बेटा? डिटर्मिनर्स। उनके कॉम्बिनेशन में प्री डिटर्मिनर आ जाए तो प्री डिटर्मिनर लेफ्ट साइड रखना, और जितने भी डिटर्मिनर्स उसमें कोई डिटर्मिनर यूज हो रहा है उसको लेफ्ट साइड रखना, और राइट साइड रखना सॉरी, और प्री डिटर्मिनर को लेफ्ट साइड रखना। अब पढ़ो कौन सा सेंटेंस करना है अभी अपने को, कौन सा करना है? 41, बोलो। द ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, तो द तो डिटर्मिनर है आर्टिकल, और ऑल बोथ हाफ अभी मैंने पढ़ाया, प्री डिटर्मिनर है। क्या है? प्री, तो पहले प्री डिटर्मिनर बाद में डिटर्मिनर, तो द ऑल नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ? ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। समझ आया क्या?
ऑल बोथ हाफ बोलो, 10 बार बोलो, ऑल बोथ हाफ बोलो, बहुत जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, और बोलो, और बोलो 5 बार। ऑल बोथ हाफ बाय कमल सर नहीं है, बाय ग्रामेटिकल रूल्स है। कमल सर ने भी वो ग्रामेटिकल रूल्स पढ़े हैं, बस कमल सर तो इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं, वो रूल्स पढ़े हुए हैं, आपको पहुंचा रहे हैं। ऐसा होता है ना, वो बीच का एजेंट, यहाँ से पढ़ा और आपको पहुंचाया, और बीच में कुछ कमीशन खा लिया, ठीक है, वो कमीशन है मेरी फीस। समझ गए? मैंने कोई रूल नहीं बनाया इनमें से, मैं इतना महान नहीं हूं अभी तक हाल फिलहाल। ठीक है, सो द ऑल में द तो डिटर्मिनर है, क्योंकि लिस्ट बताई थी उसमें आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर का काम कर रहे थे ना। तो डिटर्मिनर और ऑल बोथ हाफ प्री डिटर्मिनर, तो पहले प्री डिटर्मिनर आएगा, बाद में उसका डिटर्मिनर। सही है। चलिए 42 में आ जाइए। होल द चैप्टर, तो होल द चैप्टर नहीं होगा, द होल चैप्टर आएगा, ये तो आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा। रूल बताओ भाई, ऐसा क्यों? एडजेक्टिव के बगल में बैठेगा ना, पहले एडजेक्टिव बैठेगा, पहले एडजेक्टिव। देखो होल तो क्या है, एडजेक्टिव है ना चैप्टर का। होल क्या है, चैप्टर का एडजेक्टिव है, पूरा चैप्टर। तो नाउन, नाउन के बगल में एडजेक्टिव बैठेगा, और एडजेक्टिव के बगल में अगर एडवर्ब है तो बैठेगा, और आर्टिकल का, आर्टिकल पोजीशन सबसे लेफ्ट साइड में जाएगी। तो ये द यहां से हटके कहाँ आएगा, द होल चैप्टर। बस ये बगल में कब आके बैठ जाता है, जब वो चार तरह के एडवर्ब हो। सो एज टू हाउ, ठीक है, पांचवा भी याद नहीं आया, आ जाएगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर, क्योंकि एक आध सेंटेंस तो होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? चलो 43 बोलो। ऑल बोथ हाफ, अरे ऑल बोथ हाफ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाफ द वर्क, पहले प्री डिटर्मिनर। तो मैंने कौन सा इसके पीछे आर्टिकल लगाया है या नंबर लगाया है? हाफ तो प्री डिटर्मिनर है ना। अनकाउंटेबल से पहले क्या नहीं लगा सकते हो? अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल ए या एन नहीं लगा सकते, द तो लगा सकते हैं ना। और कोई संख्या नहीं लगा सकते, तो हाफ संख्या की कैटेगरी में नहीं है। संख्या की कैटेगरी में क्या है, 1 2 3 4 कार्डिनल्स, एंड हाफ इज नॉट ए कार्डिनल, हाफ इज प्री डिटर्मिनर, हाफ इज प्री डिटर्मिनर। ठीक है। आफ्टर ही हैड रेड द टू फर्स्ट, जल्दी बोलो जल्दी, फर्स्ट टू। लिटिल नॉलेज ऑफ नॉलेज, यस। कंप्यूटर्स की थोड़ी नॉलेज, दैट शी पजेस, जो उसके पास थी। प्रूव्ड ए बोन, बोन होता है वरदान, प्रूव्ड ए बोन फॉर हर इन गेटिंग जॉब, वो उसको जॉब प्राप्त करने में एक वरदान साबित हुई, वरदान प्रूव हुई। बताओ क्या गलती है? थोड़ी ज्यादा आएगी, यानी लिटिल तो गलत है। एक्चुअली आपको द लिटिल को भी कंसीडर करना है। अब देखो, मैं ऐसे कहता है कि कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज, लेकिन कंप्यूटर की कौन सी थोड़ी नॉलेज, जो उसके पास है, तो दैट शी पजेस्ड, एक आखिरी में रिलेटिव क्लॉज आ गया। पोस्ट मॉडिफायर जब भी आ जाए तो द तो लगेगा ही लगेगा। तो ये पहला सेंटेंस आ रहा है जिसमें द लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स दैट शी पजेस्ड। तो पहला सिलेक्शन लिटिल और फ्यू की सीरीज का होता है, दूसरा सिलेक्शन इस बात का होता है कि द लगेगा या नहीं लगेगा, और तीसरा सिलेक्शन होता है कि फिर ए लगेगा या नहीं लगेगा। तो सेकंड सिलेक्शन में डिसाइड हुआ कि द लगेगा, क्योंकि द कब लगता है, जब उस नाउन के बाद उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो, किसी भी 6 पोस्ट मॉडिफायर के रूप में। तो उसमें रिलेटिव क्लॉज भी था, तो दैट शी पजेस रिलेटिव क्लॉज है, तो द लिटिल नॉलेज दैट शी पजेस। ठीक है। When the visitors lost their way and wandered days and nights, they felt little tired। ये पहला सेंटेंस जो किया था ना हमने, लिटिल ए लिटिल द लिटिल, उसी की कॉपी आ गई। जब विजिटर्स, हाँ, तो यहाँ तो दिन रात घूमे, बात ये नहीं है बेटा 2 दिन घूमे या दिन रात घूमे, बात ये है कि बोलने वाला क्या कहना चाह रहा है, कि लाइन से ऊपर थके या लाइन से नीचे थके। ठीक है। तो यहाँ तो वैसे भी दिन रात वर्ड, दिन रात वो घूमे, तो इसमें तो ज्यादा फीलिंग आ रही है उल्टा, भाई अब तो ज्यादा ही थके हैं, अब तो लाइन से ऊपर ही थके हैं। ठीक है। दे फेल्ट अ लिटिल टायर्ड, ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ 47। अबाउट द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन आई हैव लिटिल पेशेंस, बताओ। एग्जाम के रिजल्ट के प्रति मुझे थोड़ा पेशेंट है, बट शी हैज इवन फ्यूअर, पर उसके पास तो उससे भी कम है। मेरे पास थोड़ा तो है पेशेंस, पर उसके पास तो मुझसे भी कम है, यानी पहला सिलेक्शन, नहीं पहला सिलेक्शन। तो जब इधर लिटिल आ गया तो यहीं पे मिसमैच हो गया, फ्यूअर कैसे आ रहा है?
कंपैरेटिव डिग्री लिटिल की आएगी ना बेटा, क्या होती है? लेस। तो शी हैज इवन लेस। मुझे थोड़ा तो पेशेंस है, मुझे थोड़ा तो पेशेंस है, उससे तो उतना भी नहीं है, तो मुझसे कम है ना उसके, तो लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री क्या आएगी? पहला सिलेक्शन सेंटेंस में हमेशा सीरीज का होगा, सही सीरीज यूज हुई। दूसरा सिलेक्शन होगा द आएगा या नहीं आएगा, और तीसरा सिलेक्शन होगा ए आएगा या नहीं है। तो पहले सिलेक्शन पे फिल्टर हो गया मामला, अब आगे का क्यों सोचना, एरर तो एक ही आएगी ना। समझ गए क्या? क्लियर है? आई हैव इनफ बुक ऑन द टॉपिक टू स्टडी। अच्छा, इनफ वर्ड रूल के मैंने ये तो बता दिया आपको कि इनफ रूल, इनफ इधर आएगा या इधर आएगा, लेकिन इनफ के बारे में एक चीज बताना भूल गया। इनफ किस किस नाउन के लिए आ सकते, देखो फिर से सुनो, अब कोई चीज भूल जाते हैं तो फिर पूरा रूल बताना पड़ता है। मैंने इनफ के लिए दो रूल्स कौन से बताया, बोलो जल्दी बोलो। इनफ जब एडजेक्टिव आएगा यानी नाउन से पहले आ सकता है, लेकिन इनफ जब एडवर्ब की तरह आएगा तो ये एडजेक्टिव के बाद आएगा, ये एडजेक्टिव के बाद आएगा। तो या तो एडजेक्टिव के बाद आएगा ये इनफ, या फिर ये नाउन से पहले आएगा। ये रूल पढ़ा था बेटा। अब सुनना बेटा, जब ये एडजेक्टिव के बाद आ रहा है तब तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव होता है, उसका कोई प्लूरल सिंगुलर नहीं होता। लेकिन नाउन का प्लूरल सिंगुलर होता है कि नहीं होता है? होता है बेटा। तो जब इनफ एज एन एडजेक्टिव आ रहा है और नाउन से पहले आ रहा है, तो ये नाउन दो तरह का होना चाहिए, या तो काउंटेबल प्लूरल या अनकाउंटेबल। इनफ कभी भी सिंगुलर नाउन के लिए नहीं आ सकता। अब इनफ बुक नहीं होगा, इनफ बुक्स होगा, प्लूरल करो, समझे क्या? या तो इनफ आएगा अनकाउंटेबल के लिए, और या फिर काउंटेबल के लिए आ रहा है तो वो प्लूरल कैटेगरी का नाउन होना चाहिए। तो नाउन में आपको विशेष तौर पे ये दो बातें भी याद करनी है। एडजेक्टिव में तो याद ही नहीं करनी नीचे वाले रूल में, क्यों, एडजेक्टिव का थोड़ा कोई सिंगुलर प्लूरल होता है, उसमें तो बस इनफ की प्लेसमेंट बाद में कर देना। ठीक है, अब पढ़ो। आई हैव इनफ बुक नहीं होगा, आई हैव इनफ बुक्स। नाउन से पहले आ रहा है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो इसकी प्लेसमेंट तो करेक्ट है, बाद में नहीं करनी, पहले ही करनी है। बट इसकी यूसेज गलत है, इनफ के बाद वाला नाउन काउंटेबल है तो फिर प्लूरल होना ही चाहिए। इनफ बुक्स करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी में एरर जाएगी। हंड्रेड ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, वेरी गुड। अगर नंबर नहीं आ रहा, ऑफ आ रहा है, तो हंड्रेड्स ऑफ, वेरी गुड। हो गए क्या सारे खत्म? सो एस टू हाउ, अब थोड़ा दिमाग पे जोर लगाने दो। क्या? लॉन्ग नहीं, लॉन्ग तो एडजेक्टिव है, एडवर्ब थोड़ा ना। लॉन्ग किसके लिए यूज करोगे, ये सेंटेंस में लॉन्ग सोचो, किसके लिए यूज करोगे लंबा? क्या, कोई कोई इंसान, कोई कुछ भी चीज, कोई प्लाट, कोई रोड, तो सब नाउन है ना। नाउन के लिए जो यूज होता है वो एडजेक्टिव होता है। यस, सो एस टू हाउ वेरी, वेरी को कैसे भूल गए? करो पैकेज को कंप्लीट। सो एस टू हाउ वेरी। अच्छा याद रखना, कभी भी एडवर्ब की जरूरत पड़े और वहां पे ब्लैंक आ जाए और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वेरी भर देना। वेरी सबसे सदाबहार एडवर्ब होता है। ठीक है, वेरी सबसे ज्यादा। तो इस पैकेज को कंप्लीट कर दें हम। सो एस टू हाउ वेरी, उस जो रूल बताया था उसमें एक वो याद नहीं आ रहा था, ये पांचवा वो एडवर्ब है, उसमें आपको आर्टिकल की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। डन, क्लियर, डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट। अब आपका क्या दायित्व बनता है? एक तो उसके नोट्स कंप्लीट करो। आज तो तीन चार रूल ही पढ़ा है, कल बहुत सारे रूल्स है, कल तो हर एक सेंटेंस में नया रूल था। आज तो वो रूल्स काफी सारे में तो वही रूल्स रिपीट हुए, तीन चार मैंने नए बताए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया है? ए लिटिल, लिटिल, द लिटिल, ए फ्यू, फ्यू या द फ्यू, ये छह का तो अच्छे से, क्या बताऊं, हाँ ये वाला भी। ऐसे तो बताए तीन चार, लेकिन वो वाला रूल सबसे इंपॉर्टेंट है ना आज का, आज की क्लास। तो ये सारे अच्छे से नोट डाउन करो, और कहीं ना कहीं से कुछ मटेरियल तो बेटा लेके आपको आना पड़ेगा। ठीक है, अभी एग्जाम आ जाए मान लो, अभी मान लो एक महीने बाद एग्जाम है, तो भी तो लाओगे ग्रामर प्रैक्टिस करने के लिए, तो भी तो लाओगे। तो फिर अभी ले आओ ना बेटा। तो आप डिस्कस करो साथ वाले बच्चों से, टीचर से, कि सर क्लास 10th की ग्रामर के लिए कौन सी बुक है, कुछ बुक सजेस्ट करो। ठीक है, उसके जो जो टॉपिक अपन करते जा रहे हैं उसके टॉपिक्स के सेंटेंस के क्वेश्चन करना भी शुरू करो, तभी इस चीज का फायदा है। नहीं तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है, ले लेके बस रख के और बैग में डाले जाओगे। ठीक है, क्लियर है? जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।